गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2022 से 2023 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो इसमें सेक्शन ए रहेगा जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगी जो ऑफिशियल आंसर की में मेंशन है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और सेक्शन डी सोर्स बेस्ड, सेक्शन ई में मैप होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू तो फुल टू डिस्कस करेंगे और शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हम आज ही डिस्कस कर देंगे। ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की और जो आंसर्स हैं ऑफिशियल आंसर की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं आंसर्स बताऊंगी बट आप पहले खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम इस सैम्पल पेपर। सबसे पहले जो सेक्शन ए है एमसीक्यू, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी with the help of the following information. First clue है कि he claimed to be both unique Brahman and a destroyer of pride of Kshatriya. देखो, as per the ओल्ड धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में जो रूल्स लिखे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो किंग बनता था वो क्षत्रिय डायनेस्टी से होता था। डायनेस्टी कह रही हूँ, सॉरी। जो ये वर्ण सिस्टम है, ये जो चार, इनमें से जो क्षत्रिय होते थे वो रूल करते थे, उनको ये ड्यूटीज होती थी उनकी। लेकिन ये एक ऐसे रूलर हैं डायनेस्टी में किंग जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय की जो ये प्राइड है इसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। सेकेंड, ही क्लेम टू इंश्योर कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी फोर वर्णास में, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं, वैश्य शूद्र, इनमें से कोई भी इंटर मैरिज नहीं करेगा। उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया। अब ये कौन से सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने ऐसा किया था और क्लेम किया था? गौतमी पुत्र सीरी विजय शतकनी, गौतमी पुत्र सीरी शतकनी, गौतमी पुत्र समी सीरी यानी सतनी एंड विस्तनी पुता सीरी पुल्यामी। तो इसका आंसर है बी, गौतमी पुत्र सीरी सतकानी। इन्होंने, ये ब्राह्मण थे और ये बहुत, हमने एक्सेप्शन केसेस में जब हमने मौर्य डायनेस्टी की बात की थी उसके साथ हमने ये सतवाहनास की भी बात की थी कि कैसे ये लोग वैसे ब्राह्मण थे, खुद तो क्लेम भी करते थे बट ये रूल कर रहे थे। तो क्षत्रिय रूल करते थे बट ये कुछ एक्सेप्शन केसेस थे क्योंकि मौर्य भी माना जाता है दे बिलोंग टू अ शूद्र कम्युनिटी। कुछ पुराने वैदिक टेक्स्ट्स में हमें ऐसे सोर्सेस देखने को मिले थे, तो उसके कारण हम ये चीज मान सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। तो हमने जब सेकेंड चैप्टर में किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में देखा था कि पहले बार्टर सिस्टम होता था ट्रेड के लिए, बट फिर विद टाइम कॉइन्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए थे। तो ये किस टाइम पे? पहले तो सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स चलते थे, तो गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किए? यदयास, पर्थियास, गुप्ता, कुशाहनास। तो इसका आंसर है कुशाहनास ने इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन्स। नाउ ये हमें कुछ हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं और इनकी ये साइट्स क्यों फेमस थी? तो लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, नागेश्वर। देखो, सबसे पहले नीचे से अगर मैं बताऊं आपको तो नागेश्वर जो है ये कोस्ट में एरिया में है, तो इसके पास सी है, जहाँ पे सी है वहीं पे ही शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो स्पेशलाइज सेंटर इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो 4 होगा। धोलावीरा, धोलावीरा नियर कार्नियल, एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, वाटर रिजर्वॉयर। तो अगर हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा में आपको वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। कालीबंगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें प्लो फील्ड मिली है और माना जाता है कि इसके ट्रेसेस हमें मिले हैं जो हमें बताते हैं कि शायद वो एक टाइम में 2 क्रॉप्स भी ग्रो किया करते होंगे। और लोथल जो है इट वाज नियर द सोर्स ऑफ कार्नियल। तो A4
सॉरी इस तरीके से नहीं दिया हुआ, 1 से देखना पड़ेगा। 1B इसमें है और किसी में नहीं है। 1B 2C हमने किया है, 3D एंड 4A। तो हमारा आंसर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी। तो एक एक्सोगेमी होती है, एक एंडोगेमी होती है। तो मैरिज आउटसाइड अ किन ग्रुप, मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड, अ वुमन हैविंग सेवरल वाइफ्स। बताइए इसमें से इंडोगेमी किसे कहते हैं? तो आंसर है मैरिज विद इन द किन ग्रुप को एंडोगेमी कहते हैं, और एक्सोगेमी होता है जब मैरिज आउटसाइड द किन ग्रुप होता है, और पॉलीएंड्री होता है जब एक मैन की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। अब आपको एक इमेज दी हुई है, इस इमेज में एक स्कल्पचर है। आपको बताना है ये कौन से किंग का स्कल्पचर है, गुप्ता किंग, मौर्य किंग, कुशाना किंग या चोला किंग। किस किंग का ये स्कल्पचर है? तो इसका आंसर है दिस इज द स्कल्पचर ऑफ कुशाना किंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन है, ये भी हम कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति जो होती थी ये प्रेज में लिखी जाती थी, तो प्रयागी प्रशस्ति किसने लिखी थी? बाम भट्ट ने, चरक, हरिसेना, सूरदास। तो जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये हरिसेना ने लिखी थी, एंड गुप्ता डायनेस्टी के पावरफुल रूलर के लिए। एंड जो हरिसेना थे ये उनके पोएट थे उनके कोर्ट में, और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। आगे बढ़ते हैं, ये एक स्टेटमेंट दी है, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपने लैम्प्स बनो ताकि आप अपनी लिबरेशन के लिए वर्क कर सको। ये टीचिंग, ये लाइन जो है ये गौतम बुद्ध ने कही, एंड ये क्या एसेंस, इससे क्या मीनिंग आप निकाल सकते हो? उन्होंने क्या कहा होगा? वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, अपने अंदर के सेल्फ से कनेक्ट करना, या ब्रह्मचर्य ही फॉलो कर लो, या अपने फोकस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स, इसी बात पे फोकस करना चाहिए और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, या रिलीजन को हर जगह पे स्प्रेड करना। तो एज पर दिस इट वाज लाइक वन शुड कनेक्ट टू द इनर बीइंग, क्योंकि आप खुद के लैंप बनो ताकि आप खुद को अपनी लिबरेशन में, यहाँ पे रिलीजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, फीलिंग्स की भी बात नहीं हो रही, और ब्रह्मचर्य वो फॉलो करने को नहीं बोल रहे, वो खुद की अपनी अपने आप को समझ के इनर बीइंग की बात कर रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड हिरिया कैनाल। तो ये हम विजयनगर एम्पायर वाले चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे संगमा डायनेस्टी, तुलुवा, सलुवा, अरविंदु, इनमें से कौन सी वो डायनेस्टी है जिसने हिरिया कैनाल को कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो इसका आंसर है संगमा डायनेस्टी। फिल इन द ब्लैंक्स। द लोकल मर्चेंट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड ऑफ हॉर्स वर कॉल्ड। देखो, जो मर्चेंट्स विजयनगर एम्पायर में हॉर्स का ट्रेड करते थे उन्हें क्या कहते थे? गजपति, महानायकास, कुदरई चेतस या नरापति। तो इसका आंसर है सी, कुदरई चेतस। जो गजपति होते हैं उन्हें कहते हैं लैंड के मास्टर, या लैंड जो इनके पास ओनर होते हैं। महानायकास वो होते थे जो किंग के अंडर होते थे, उनके पास कुछ पावर्स होती थी, बट वो किंग के सामने जाते थे तो वो गिफ्ट्स लेके जाया करते थे, एंड ट्रेडिशंस के टाइम पे वो जाया करते थे किंग से मीट करने। ये सब मेंशन भी था नायकास के बारे में और महानायकास के बारे में। तो जो हम लोकल मर्चेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है कुदरई चेतस। अब ये हमें कुछ चिश्ती सिलसिला के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सिलसिला क्या होता है? बेसिकली जो टर्म है ये होता है कि गॉड से एक अनब्रोकन चेन टू द मास्टर, और फिर वो मास्टर से अनब्रोकन चेन टू हिज डिसाइपल। तो ऐसे करके इसको हम सिलसिला कहते हैं, अनब्रोकन चेन। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है, मतलब एज पर चिश्ती सिलसिला।
तो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीदुद्दीन गज, शेख निसामुद्दीन चिरागे दिल्ली, शेख मुनीउद्दीन सिस्की। तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आपके आएंगे शेख मुईउद्दीन सिस्की, फिर आएंगे आपके शेख फरीदुद्दीन सेकंड, फिर शेख निजामुद्दीन औलिया और फिर चिरागे दिल्ली। तो 1 4 ये डी आपका आंसर है 9th का। 10th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक एजर्शन है और एक रीजन है। एजर्शन है आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब आप कह लो रहस्यमयी, कंफ्यूजिंग, जो अभी तक समझ ना आई हो। इसका कारण, रीजन जो इसमें बताया गया वो है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, अनडेसिफर्ड है आज तक। तो क्या ये एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं, या इनमें से कुछ गलत है, या इसको ये सही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये एजर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन बिल्कुल सही इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं है। उसी कारण से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को ये बहुत रहस्यमयी और कंफ्यूजिंग लगता है। अगर हमें स्क्रिप्ट पढ़ी गई होती तो काफी सारी कंफ्यूजन वैसे ही सॉल्व हो जाती हमारी। क्वेश्चन 11 कह रहा है किताबुल हिंद अल बिरूनी। किताबुल हिंद जो एक बुक थी जो अल बिरूनी ने लिखी थी, तो रिहाला बुक किसने लिखी थी? इब्न हफ्कल, इब्न जबरू, इब्न क्वालिस या इब्न बतूता? तो वैसे तो ये बहुत इजी है, क्योंकि हमने जो चैप्टर में पढ़ा ही ट्रैवलर्स वाले चैप्टर में इब्न बतूता के बारे में। तो 11 का डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें करेक्टली मैच करना है जो सेंटर्स दिए हैं और लीडर्स। दिल्ली नाना साहिब, कानपुर कुंवर सिंह, अरहा बहादुर शाह और लखनऊ बिरजिस कादर। अब इनमें से आपको बताना है सेंटर और लीडर के हिसाब से। तो नाना साहिब लखनऊ में, नाना साहिब दिल्ली में नहीं थे, कानपुर में कुंवर सिंह नहीं थे, अरहा में बहादुर शाह नहीं थे, लेकिन लखनऊ में बिरजिस कादर थे। तो आपका आंसर है डी। एक फिर से एक स्टेटमेंट एजर्शन वाला क्वेश्चन, रीजन एजर्शन वाला क्वेश्चन है। एजर्शन है द संथाल्स वो गिवन लैंड, और उनको परसवे किया गया था कि वो सेटल हों रॉकी अपर माउंटेन्स ऑफ राजमहल में। इसका रीजन है कि ब्रिटिश परसीव करते थे पहाड़ियाज और संताल्स को एज आइडल सेटलर्स, कि जो पहाड़ियाज और संताल्स हैं ये आइडल सेटलर्स हैं और इनको हमें सेटल करना चाहिए। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? इसको ये सही एक्सप्लेन कर रही है या ये नहीं एक्सप्लेन कर रही? या ए सही है, बी आर गलत है, आर सही है, ए गलत है? बताइए। तो 13 में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संथाल्स को राजमहल हिल्स की रॉकी माउंटेन्स में उनको कहा गया था और उनको परस्यू किया गया था कि आप सेटल हो। पहले तो वो एक जगह दूसरी जगह मूव करते थे, तो उनको सेटल कराया गया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो पहाड़ी और जो संताल्स दोनों को आइडल मानते थे ब्रिटिश, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा सी, ए सही है बट रीजन जो है वो गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें देखना है कौन सी सही है। फ्रैंकोइस बर्नियर was closely associated with Prince Dara Shikoh. Bernier traveled to several parts of the country and wrote accounts. फ्रैंकोइस बर्नियर की ही बात चल रही है। He dedicated his major writings of the king to the king of France and औरंगजेब। तो ये 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर प्रिंस दारा शिकोह के एसोसिएटेड थे, ये बिल्कुल सही है। बर्नियर ने काफी सारे हिस्सों में ट्रैवल किया इंडिया के, और इन्होंने वेस्ट को इंडिया से कंपेयर किया था। ऑल्दो वो अलग बात है, इन्होंने वेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया था, तो ये भी सही है। इन्होंने अपनी मेजर राइटिंग्स फ्रांस के किंग को डेडिकेट की थी, लेकिन औरंगजेब को नहीं की थी। तो ये स्टेटमेंट जो 14 की है, थर्ड वाली, ये गलत है। तो आपका आंसर है 1 और 2, आपका आंसर है सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अहोम रूलर्स बिलोंग टू? दिल्ली, ओडिशा, अजमेर, असम। इनमें से कहां से अहोम रूलर्स बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है असम। असम से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक कॉइन्स वाज मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग मुगल एम्पायर? कौन से तरीके के, गोल्ड के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के, किस तरीके के सिक्के ज्यादा प्रोमिनेंट थे मुगल एम्पायर में? तो इसका आंसर है सिल्वर के। चांदी के सिक्के ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको प्रेवलेंटली देखने को वहां पे मिलेंगे। परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। और आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक 1793 ही था। Which of the following option is correct? Gandhi ji started Quit India mission in 1930. Gandhi ji gave his first speech in Champaran. Gandhi ji worked as radical national leader. Gandhi considered G.K. Gokhale as his political mentor. तो क्विट इंडिया जो मूवमेंट थी वो 1930 में नहीं 1942 में शुरू हुई थी। तो ये तो गलत है। उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच चंपारण में नहीं दी थी और वो रेडिकल नेशनलिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते थे, ये बिल्कुल सही है। और साउथ अफ्रीका से आने के बाद लगभग 10-12 साल बाद जब वो आई थिंक 2-3 डेकेड्स के बाद जब वो वापस आए थे इंडिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले की कंसिडरेशन पे और उनके कहने पे ही उन्होंने इंडिया के राउंड लगाया था, क्योंकि उनको समझने के लिए कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लॉर्ड वीजली सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड हेनरी हार्जन इंट्रोड्यूस द एनफील्ड राइफल, लॉर्ड कैनिंग रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। तो लॉर्ड बीजली सब्सिडरी लाइन्स, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड हेनरी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ये गलत है, पर आपका आंसर फिर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये अब हम चैप्टर 15 की बात कर रहे हैं जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर तो वैसे आपको पता ही होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हमने चैप्टर 615 में देखा था कि 6 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें से 3 कांग्रेस के थे और 3 अलग थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आए थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ स्पीकर। और वहां पे जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि हर इंसान को प्रॉपर चांस देना बोलने का, हर इंसान की बात समझना, सुनना एंड टॉपिक से भटके ना कोई, ये सब काम एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज फेवर्ड बाय गांधी जी एज अ नेशनल लैंग्वेज। हमने देखा था सेंटर पे डिस्कशन हुई थी कि सेंटर को पावर दें, स्टेट को दें, ठीक उसी तरह लैंग्वेज भी बहुत डिस्कशन हुई थी। तो गांधी जी कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे कि नेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए? हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, इंग्लिश। क्या हमारी अभी कोई नेशनल लैंग्वेज है? तो गांधी जी जिस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे उसका आंसर है हिंदुस्तानी, क्योंकि वो मानते थे कि इसमें हिंदी और उर्दू का ब्लेंड है, तो हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चल पाएंगे, इसीलिए हिंदुस्तानी को वो सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने हिंदी को सपोर्ट किया, कुछ ने इंग्लिश को सपोर्ट किया। फाइनली कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि इंग्लिश रहेगी, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा हिंदी की तरफ 15 ईयर्स में, ऑल्दो वो हुआ नहीं। और हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हिंदी आप यूज कर सकते हो, रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, बट हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे। मुझे आप बताएंगे कि आपके 21 में से कितने ठीक हुए, और डिस्कशन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी जो शॉर्ट आंसर्स हैं इसके जो पॉइंट्स हैं
ऑफिशियल आंसर की में दिए हुए हैं वही हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके ऑफिशियल आंसर की के कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 22 जो शॉर्ट आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब एनी 3 सोर्सेज टू नो अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो कोई सोर्स है नहीं, तो पता कैसे चलेगा हड़प्पा के बारे में। तो आप 3 मार्क का ये क्वेश्चन है और आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। हड़प्पन सील, जिसमें आप बता सकते हैं कि ऊपर एनिमल मोटिव बना है, सॉरी नीचे और ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। फिर डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, बीड्स, वेट्स, ब्लेड्स आप बता सकते हो कैसे स्टैंडर्डाइज था। और ब्रिक्स की सेम विड्थ और ब्रेथ मिली है हमें काफी अलग अलग जगहों पे, सब कुछ स्टैंडर्डाइज और बीट्स मिले हैं हमें चुन्हुदारों वगैरह सेटलमेंट्स में। इसके अलावा आप टेराकोटा बुल, कॉपर टूल्स, धोलावीरा में जो हमें वाटर रिजर्वायर मिला जिससे पता चलता है कि इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ये सब हमें पता चलता है उससे। प्रीस्ट किंग एक स्टोन स्टैचू मिला है हमें। टेराकोटा फिगरीन्स, फाइन स्पॉट्स, फाइन्स एक बहुत ज्यादा यूटिलिटेरियन, एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पेरिशेबल प्रोडक्ट माना जाता है, तो वो भी हमें वहां से पॉट्स मिलते हैं। तो ये आप इनमें से किसी भी 3 को जो आपको सही लगे आप उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है, या तो आप इस सोर्सेज को डिस्क्राइब करो या सेकंड फर्स्ट चैप्टर से ही डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज। तो इनमें से आप कोई भी 3 चूज कर लेना। हड़प्पन सिटीज जो हैं ये बहुत केयरफुली प्लान्ड थी। रोड्स और स्ट्रीट्स माना जाता है बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में लेट थी। पहले घर बनाने से पहले नीचे ड्रेनेज सिस्टम को ले किया गया होगा। ड्रेनेज जो है उनमें बर्न्ड ब्रिक्स हमें देखने को मिलती हैं। और प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम को बनाने के लिए मोटार, लाइम, जिप्सम मटेरियल यूज किया गया है। बड़ी बड़ी ब्रिक्स और पत्थर यूज किए गए हैं और इजीली ताकि इसको बाद में भी साफ किया जा सके लाइमस्टोन यूज किया गया है। तो ये इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ऑल्दो इसमें नीचे लिखा हुआ है एनी रेलेवेंट पॉइंट्स जो आपको सही लगे, बट मेरे हिसाब से इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। बट ये पॉइंट जरूर लिख देना मेरे हिसाब से कि पहले स्ट्रीट में घर बनाने से पहले नीचे आपने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ, क्योंकि ये आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट इनफ हैं, बट अच्छे से एक्सप्लेन कर देना तीनों को। अगला क्वेश्चन है मगध वर्जन, ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन आ गया है। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। ये स्टेटमेंट मैंने अभी पीछे ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे इस चैप्टर के, तो मैंने उसमें ये अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आप कैसे कह सकते हो कि मगध एक पावरफुल महाजनपदा था। तो मगध का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत प्रोडक्टिव था। देखो ये 3 मार्क का 3 ही पॉइंट लिखने हैं, आपकी मर्जी इनमें से कोई भी चुन लेना। तो एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था क्योंकि वो ऐसे रीजन में है जहाँ टेम्परेचर फेवरेबल है। गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। लैंड और वाटर दोनों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता है मगध में। फिर आयरन माइंस हैं और उस वक्त लोहे का यूज हथियार बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए, टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता था। प्लो भी आयरन की यूज होने लग गई थी ताकि एग्रीकल्चर बेटर हो सके। इन चीजों के लिए आयरन का यूज बहुत बढ़ गया था, तो आयरन माइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया थी। हाथी आर्मी में बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे और मगध के फॉरेस्ट में वो मिलते थे। काफी पावरफुल किंग्स जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, जिनको नंदा डायनेस्टी को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य रूलर बने थे, मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। ये बहुत बेहतरीन किंग्स थे जो मगध में जिन्होंने रूल किया, और इनके मिनिस्टर्स भी बेहतरीन थे जिन्होंने उनको हेल्प की और ज्यादा एक्सपैंड करने की। तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो, सारे ही अच्छे पॉइंट्स हैं, जिनको आप ज्यादा डिस्क्राइब कर सको वो लिख लेना। बट आई हैव अ फीलिंग कि आप एग्रीकल्चर और आयरन वाली पॉइंट को ना इकट्ठा कर सकते हो, तो जो थोड़ा सा लंबा हो पाए इसीलिए आप इनको एक पॉइंट करके फिर दूसरा लिख देना, लैंड और वाटर पे ट्रेड हो पाता था, एंड आप ये पावरफुल रूलर्स की भी बात कर लोगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो पाएंगे। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेटेड बाय कार्ल मार्क्स, इसके बारे में आपको आइडियाज देने हैं, 3 ही पॉइंट देने हैं बट हम थोड़े ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर 5 में बात हुई थी कार्ल मार्क्स के आइडियाज के बारे में, तो हम उसकी अब बात कर रहे हैं। तो जो बर्नियर थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, उनका जो डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया और यूरोप था वो था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी।
मुगल इंडिया में क्या था, सारा लैंड मुगल्स के स्टेट के अंडर आता था। इस आइडिया को बाद में कार्ल मार्क्स ने फर्दर डेवलप किया था और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा था। ये फर्स्ट पॉइंट जरूर लिखना, इससे ना आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दे पाओगे, इससे लगेगा एग्जामिनर को कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मार्क्स आर्ग्यूड कि जो इंडिया है, कोलोनिज्म से पहले जब ब्रिटिश ने रूल नहीं किया था, सरप्लस वाज एप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, स्टेट का होता था। इससे क्या हुआ, सोसाइटी एक लार्ज ऑटोनॉमस और इगैलिटेरियन विलेज हो गई, कम्युनिटीज बन गई। क्योंकि अब कोई भी लैंड है वो मेरा लैंड नहीं है, वो किंग का है, तो क्या आप उस पर ज्यादा एफर्ट्स करोगे? नहीं करोगे। तो वही चीज की वो बात कर रहे हैं। इंपीरियल कोर्ट जो था, जो मुगल्स की बात हो रही है, प्रिसाइडेड ओवर विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी एज लॉन्ग एज उनके पास सरप्लस आ रहा था। जब तक उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस आ रहा है, उनको टैक्स मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तब तक वो कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। नहीं मिलता था तो इंटरफेयर करते थे। तो इस पूरे सिस्टम को स्टैग्नेंट सिस्टम के तौर से कहा गया था। ये पॉइंट भी आप किसी और में मेंशन करके लिख सकते हो। अब वाटर रिसोर्स की अगर हम फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्स विजयनगर एम्पायर की बात करें, तो एक तो नेचुरल बेसिन है, रिवर तुंगभद्रा फ्लो करती है। फिर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, जो रॉकी आउटक्रॉप्स वहां से रिवर्स के थ्रू अलग अलग आउट स्ट्रीम्स निकलती हैं। फिर रिजर्वायर्स बनाए गए और बारिश का पानी स्टोर करने के लिए भी रेन वाटर रिजर्वायर्स बनाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिजर्वायर टैंक है वो है कमलापुरम टैंक, और हिरिया कैनाल जो कि संगमा डायनेस्टी के टाइम पे बनाई गई थी, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है। कैनाल जो वाटर ड्रू करती थी, ये जो कैनाल बनाई गई थी हिरिया कैनाल, ये तुंगभद्रा से ही ड्रू करती थी। तो आप इन दोनों को एक पॉइंट में भी दिखा सकते हो। वाटर रिजर्वायर जो इरिगेट करते थे कल्टीवेटेड वैली, वो सेक्रेट सेंटर और अर्बन सेंटर को डिवाइड करते थे। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो बुक में भी आपके अलग अलग, एक रिलीजियस सेंटर, अर्बन सेंटर, सेक्रेट सेंटर, तो वो जो वाटर रिजर्वायर्स थे इरिगेशन के लिए, वो सेक्रेट सेंटर और अर्बन सेंटर को डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं बट आपको पॉइंट ज्यादा दिए हुए हैं टू एक्सप्लेन। द पावर ऑफ ज्योतिदार्स वाज मोर इफेक्टिव देन जमींदार्स। ज्योतिदार्स गांव में ही रहते थे, उनकी पावर ज्यादा इफेक्टिव थी। ये तो विलेज में नहीं रह के सिटी में रहा करते थे। तो इसको आपको सूटेबल आर्ग्यूमेंट में जस्टिफाई करना है। ज्योतिदार्स विलेजेस में होते थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ज्योतिदार्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था किसानों के ऊपर, जमींदार्स का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था। जो जमींदार्स के एफर्ट्स होते थे उन्हें ज्योतिदार्स रेजिस्ट करते थे। जो फियर्सली रेजिस्टेड एफर्ट्स बाय जमींदार टू इंक्रीज जमा ऑफ द विलेज। ये लोग ज्योतिदार्स होते थे ना, ये विलेज के में रहते थे, लोगों के साथ रहते थे, तो ये उनके जमा इंक्रीज होने पे एफर्ट्स करते थे, जबकि जमींदार ऐसा नहीं चाहते थे। दे प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल, जो जमींदार्स का जमा ना इकट्ठा हो पाए, ये पूरी कोशिश रहती थी ज्योतिदार्स की ताकि उनकी जमींदारी चली जाए। दे प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, ताकि उनकी जमींदारी चली जाए, वो ब्रिटिशर्स के सामने सारा का सारा जो टैक्स उनको पे करना है वो ना कर पाए। उनके अगेंस्ट रायट्स किया करते थे और जान के पेमेंट्स को डिले करते थे। ज्योतिदार ऑफन अमंग परचेजर्स, जब ऑक्शन, उनकी जमींदारी ऑक्शन होती थी, जैसे कि हमने राजा बुर्दवान की केस स्टडी देखी थी हमारे जो चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसमें दिखाया गया था कि फिक्टिशियस सेल थी। एक तो किंग ने खुद के लोग बिठा रखे थे, और दूसरा हमने बाद में देखा था कि जो जमींदारी सेल होती थी तो कितनी बार उनको ज्योतिदार खरीद लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857, जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव में एग्जांपल देखो। फॉरेन पर्सपेक्टिव में बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे कि जो इमेजेस दिखाई गई थी कि वुमेन पे और बच्चों पे अटैक कर रही हैं, कैसे वुमेन अपने ऑनर को बचा रही हैं, ये सब हमने ब्रिटिश का देखा था। लेकिन हम इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव पे बताएंगे। तो लीडर्स ने रिवोल्ट में प्रेजेंट किए थे हीरोइक फिगर्स, जो हमारे जिन लीडर्स ने
इस बैटल को लड़ा उनको हीरोइक फिगर्स के तौर से प्रेजेंट किया गया था। और लोगों के अंदर एक फीलिंग जागी थी कि ये उनका अधिकार है, उनको ये जो ऑप्रेसिव इंपीरियल रूल है ये उनके साथ गलत कर रहे हैं। फिर हीरोइक पोएम्स जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई पे लिखी गई थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पूरा एक ही पॉइंट में आ जाएगा कि रानी ने अपनी फ्रीडम अपने देश के लिए लड़ाई की थी। रानी ने जो मैस्कुलिन फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया था कैसे वो ब्रिटिश सोल्जर से लड़ रही थी। और रानी लक्ष्मीबाई को पोर्ट्रे किया गया था एज अ सिंबल जो वो अनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आप एक ही में लिख सकते हो। और कैसे हमारे रिवोल्ट के अलग अलग लीडर्स को प्रेजेंट किया गया था, स्लोगन्स लिखे गए थे जिससे एक लोगों के अंदर भी एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई थी और ज्यादा। रूमर्स एंड प्रोफेसीज जो रिवोल्ट ऑफ 1847 57 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उन्होंने कैसे रोल प्ले किया। सबसे पहले जो कार्ट्रेज ऑफ एनफील्ड राइफल थी, ये मैंने एक स्पेशली एक अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 6 पॉइंट्स जो रूमर्स और प्रोफेसीज से रिलेटेड मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन ही मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर से एक्सप्लेन किया है। ये तो इसमें तो शॉर्ट है, बट इन केस आपके पेपर में अगर आए लॉन्ग क्वेश्चन तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो कार्ट्रेज ऑफ द एनफील्ड राइफल, तो बुलेट्स जो थी वो माना जा रहा था कि काउ और फैट ऑफ पिग से कोटेड है। और काउ और पिग्स जो हैं ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स को ट्रिगर कर रहा था। फिर माना जा रहा था कि बोन ऑफ काउज एंड पिग के पाउडर को ये लोग फ्लावर जो हम आटा खाते हैं उसमें मिक्स करके मार्केट में बेच रहे हैं। फिर कई कई जगह पे देखा गया इस रिवोल्ट से पहले से चपाती स्प्रेड की गई थी नॉर्थ इंडिया में। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाया करते थे, मतलब विलेज से विलेज, और वो चपाती स्प्रेड कर रहे थे जिसके पीछे शायद कोई हिडन मैसेज हो सकता है। लूटा खालसी इशू, जो खालसी ऑफ लोअर कास्ट आस्क्ड अ ब्राह्मण सिपॉय टू गिव हिम सम वाटर अपने कंटेनर में से, बट सिपॉय ने उसे मना कर दिया सेइंग कि अगर वो लोअर कास्ट का टच कर लेगा तो उसका पानी पॉल्यूट हो जाएगा। ये जो मेन रीजंस हैं रूमर्स के ये आप लिख सकते हो, बट मेजर रीजन वही था एनफील्ड राइफल वाला, एंड वो रूमर से कैसे पूरी म्यूटनी में स्प्रेड होके कन्वर्ट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 8 मार्कर है तो ऑब्वियसली आपको बहुत डेप्थ में लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब फेमिलियल रिलेशंस ऑब्जर्व बाय महाभारत एरा, तो अब हम ये महाभारत वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें फैमिलीज यूजुअली लार्ज नेटवर्क होता था, रिलेटिव्स, किन फ्लॉक, मतलब कजन वगैरह भी सब एक पूरे किन फैमिली साथ ही रहती थी, ये सब हमने महाभारत में देखा था। सेम फैमिली के लोग फूड और पानी और अलग अलग रिसोर्सेज शेयर करते थे, साथ में रहते थे, सारे रिचुअल साथ में परफॉर्म किया करते थे। फैमिली टाइज जो होते थे उनको बहुत नेचुरल रिगार्ड किया जाता था और खून का रिश्ता कहा जाता था उनको। पैट्रिलिनी महाभारत दिखाता है कि राजा के बाद मतलब उनका बेटा ही दोबारा से राजा बन रहा है, तो पैट्रिलिनी को बहुत स्ट्रांगली महाभारत में भी दिखाया गया है। और जमीन और पावर की लड़ाई जो कि हमने 2 कजन्स पांडव्स और कौरवस में देखी थी वो हमें देखने को मिलती है कि किंग्स में भी पावर और लैंड की लड़ाई होती होगी। रूलिंग डायनेस्टी पैट्रिलिनियन थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कोई लिटिल वेरिएशन हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, अदरवाइज इतना कोई वेरिएशन देखने को मिलता नहीं है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस जैसे प्रभावती गुप्ता, अगर हम लैंड ग्रांट की बात करें तो कोई लैंड ग्रांट मोस्टली ब्राह्मण्स को दिया जाता था या राजा अपनी पावर दिखाने के लिए देते थे, बट हमें कहीं कहीं पे दिखता है कि वुमेन दे रही है, उसका एक एग्जाम्पल प्रभावती गुप्ता में देखने को मिलता है। मैरिज में 2 सेपरेट सिस्टम थे, एक एंडोगेमी एक एक्सोगेमी। मैरिजेस जो गर्ल्स की होती थी वो राइट टाइम पे राइट इंसान से कराई जाए ये माना जाता था। कन्यादान एक तरीके का गिफ्ट होता था जो डॉटर की मैरिज में उनके फादर, एक ड्यूटी होती थी उनकी कन्यादान एज अ गिफ्ट ऑफ डॉटर, तो वो एक फादर की ड्यूटी मानी जाती थी। आज भी ये कस्टम चलता है हमारे पे कन्यादान वाला। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मोनोगेमी, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखी जाती हैं कि एक मेन की बहुत सारी वाइफ या एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड, जैसे महाभारत में हमने द्रौपदी का देखा। मैरिज इन नॉर्म्स जो हैं, जैसे 8 टाइप की मैरिज है जिसमें 4 को सही और 4 को गलत माना गया। ये सारे जो नॉर्म्स हैं ये धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति में मेंशन है। टेक्स्ट इसमें आपको बताया 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है। गोत्र रूल
अब ये तो मैरिजेस की जो 3-4 पॉइंट है ना, ये आप एक ही पॉइंट में लिख देना, ताकि क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आइडियाज हैं बेसिकली सारे। तो दो रूल्स जो गोत्र में बहुत प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट हैं, वो है कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र, और जो हस्बैंड का गोत्र है उसको वो अडॉप्ट कर लेती हैं शादी के बाद, और एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। तो ये दो रूल्स हैं जो गोत्र में आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इनका बहुत ध्यान रखा जाता था टुवर्ड्स जब आप मैरिज के केस में। सतवाहना रूलर्स जो थे वो पॉलीगैमस थे जो माना जाता है, और वो अपनी मदर को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और काफी सारे सतवाहन रूलर्स जैसे गौतमी की सीरी पतरा, तो ये लोग अपने जो मदर का नेम होता था वो लोग ये लिया करते थे, तो ये मदर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। ये हमें देखने को मिलता है। ये पूरा चैप्टर 3 काफी ज्यादा इस क्वेश्चन में कवर हो रहा है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इसमें ऑप्शन है, आप चाहो तो आप, दूसरा क्वेश्चन है कि सोशल इम्प्लीकेशंस रिसोर्सेज को एक्सेस करने में महाभारत में जो हमें देखने को मिलते हैं। तो धर्मशास्त्र में जो दिखाया जा रहा है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, तो डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स, बेटों में इक्वली डिवाइड होती थी। वुमेन चाहे वाइफ हो, चाहे बेटी है, चाहे बहन है, उनका कोई अधिकार नहीं होता था रिसोर्सेज के ऊपर। सबसे ज्यादा शेयर जो होता था वो सबसे बड़े बेटे को दिया जाता था, बट वुमेन का कोई अधिकार नहीं था। ये बाद में एक्ट आया जिसके बाद वुमेन को भी, वाइफ को या बेटियों को भी लैंड में राइट मिलने लगा था। वुमेन जो स्त्री धन होता था वो वुमेन का अधिकार होता था और वो अपने पास रख सकती थी, और ये वुमेन की मर्जी होती थी, वो अपने चिल्ड्रन को दे सकती थी किसी को भी, मतलब वो अपनी मर्जी से, उनकी अथॉरिटी होती थी, और उनको उसमें हस्बैंड से कोई परमिशन लेने की या क्लेम की कोई जरूरत नहीं होती थी। कुछ एक्सेप्शंस हमें जो देखने को मिलती हैं, फिर से वही प्रभावती गुप्ता, जो वेल्दी वुमेन जो कि वकटा क्वीन थी, उनके पास प्रॉपर्टी थी और उन्होंने लैंड ग्रांट्स भी दिए हैं, ये हमें देखने को मिलता है। एपिग्राफिक और टेक्सचुअल एविडेंस, ये हम सोर्स की बात कर रहे हैं, वो बताते हैं कि जो अपर वुमेन थी उनके पास जमीन, रिसोर्सेज, कैटल और पैसे होते थे, उनके पास एक्सेस होती थी। जबकि ये चीज हमें वर्ण सिस्टम में नहीं मिलती है, और हमें लोकल वुमेन के केस में भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, बट कुछ एक्सेप्शन हमें वुमेन की देखने को मिलती हैं। हर वर्ण को क्या क्या काम करने चाहिए, ये ऑक्यूपेशंस भी धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में मेंशन है। अगर हम तमिल सोर्स, ये फिर से एक सोर्स है तमिल संगम, इसमें भी हमें सोशल और इकोनॉमिक रेशियोज देखने को मिलते हैं रिच और पुअर के बीच में, और वो किस तरीके के रिसोर्सेज शेयर करेंगे, क्या क्या ड्यूटीज कौन कौन परफॉर्म करेगा, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। Analyze the importance and limitation of एने अकबरी as a source of Akbar's reign. एने अकबरी कितना जरूरी सोर्स है जब हम अकबर की बात करते हैं। तो एने अकबरी जो है, The Ain gives detailed accounts of organization of the Mughals. हमें काफी कुछ मुगल्स के बारे में पता चलता है, उनके दरबार में कैसे काम होता था, वो कैसे एडमिनिस्टर करते थे, उन्होंने डिविजन्स बना रखे थे, नीचे सब डिविजन्स कमिटीज बनी हुई थी, आर्मी में किस तरीके से काम होता था, रेवेन्यू का सोर्स क्या था, लैंड से टैक्स आता था, किस चीज से आता था, ट्रेड से आता था, ये सब हमें एने अकबरी में देखने को मिलता है। प्रोविंसेस अकबर एम्पायर के, और लिटरेरी, कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशन जो लोग फॉलो किया करते थे, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिशन से हमें इसमें से दिन ने लाई जो अकबर ने रिलीजन शुरू किया था, अकबर ने अलग अलग जो सिस्टम पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, वो सब हमें देखने को इसमें मिलती हैं। प्रोविंसेस जो सूबास थे एम्पायर के, कैसे डिवाइडेड थे, किस तरीके से वो वर्क करते थे, वो सब। फिर एन हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मुगल प्रोविंस से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है कि अलग अलग कस्टम्स के लोग रहते थे यहाँ पे, और काफी इंफॉर्मेशन कि किस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, किसको रिमूव किया गया, क्या पॉलिसी लाई गई, कैसे उसको वर्क किया जा रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कि कौन से ग्रांट कर रहे हैं, ये तो सारी इंपॉर्टेंस ऑफ एने अकबरी है जो हमें देखने को मिलता है। बट क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। इसमें हमें काफी सारे टोटलिंग एरर्स देखने को मिलते हैं, और समवट स्क्यूड नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। हमें कहीं कहीं की तो बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, बट कहीं कहीं के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। फिजिकल डेटा हमें बहुत सारा मिलता है कि प्राइजेस क्या थे, लोगों को कितने पैसे दिए जाते थे, बट इतनी डिटेल में उन चीजों को लिखा नहीं गया है।
एंड जो डिटेल लिस्ट है डेटास की, हमें वो आगरा और उसके आसपास के एरिया के मिलते हैं क्योंकि कैपिटल एरिया था। लेकिन जो दूर दराज के एरिया थे, हमें उनके बारे में इतना डिटेल में नहीं पता चल पाता जितना हमें इन एरियाज के बारे में पता चलता है। तो अनइक्वल इंफॉर्मेशन है, कहीं की बहुत ज्यादा है पर कहीं की इतनी ज्यादा नहीं है। एग्जामिन द वेज इन विच पंचायत रेगुलेटेड मुगल रूल सोसाइटी। पंचायत किस तरीके से रेगुलेट करती थी? तो जो विलेज पंचायत थी वॉज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, जो कि हेरिडेटरी राइट होता था ओवर देयर प्रॉपर्टी। जिनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है वो एल्डर्स पंचायत का हिस्सा होते थे। पंचायत हेट्रोजीनियस बॉडी होती थी। पंचायत अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करती थी। जो पंचायत डिसीजन लेती थी वो सबको फॉलो करना पड़ता था, और पंचायत का एक मुखिया, एक हेड होता था जिसको मुकदम कहा जाता था या मंडल। हेडमैन बेसिकली जो बाकी के लोग हैं उनके मर्जी से चूज किया जाता था, मतलब जो उनकी सहमति होती थी। हेडमैन कॉन्फिडेंस जब तक विलेज के एल्डर्स का उनकी तरफ होता था तब तक वो हेडमैन है। जब उन लोगों का विश्वास उसकी तरफ डगमगाने लगता था तो उसको पावर से हटा देते थे। हेडमैन का जो चीफ फंक्शन होता था वो प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स, अकाउंट के पटवारी को असिस्ट करना, हर चीज को ध्यान देना, अकाउंट ठीक से मेंटेन किए जाएं, इन सब का काम विलेज हेडमैन का होता था। तो फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कभी पूछा जाए तो ये होता था विलेज हेडमैन का। पंचायत जो होती थी वो फंड्स, कॉमन फाइनेंशियल पूल, जो सब लोग फाइनेंस इकट्ठे इकट्ठे करते थे, उसमें जो पूल होते थे फाइनेंसेस, सब अपने अपने हिस्से से कुछ पैसे डालते थे, उसमें से पंचायत वो पैसे यूज करके वेलफेयर करती थी पूरे एरिया का। एरिया के जो भी काम करने हैं वो सब उसी पैसे से किए जाते थे। पंचायत में कास्ट बाउंड्रीज में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। पंचायत के पास अथॉरिटी होती थी कि कितना टैक्स या कितना फाइन, टैक्स तो उनकी अथॉरिटी नहीं थी, फाइन, जुर्माना, अगर कोई गलत काम कर रहा है या कुछ भी तो उस चीज पे कितनी पनिशमेंट होगी या कितना फाइन लगेगा, ये काम पंचायत का होता था। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ कपल किया था, ये सोच के कि हिंदूज और मुस्लिम साथ आ जाएंगे और कॉलोनियल राज का एंड हो जाएगा। इस मूवमेंट ने एक पॉपुलर एक्शन जो अनप्रेसिडेंटेड इन कॉलोनियल इंडिया, वो एक शुरू हुआ। इंडियंस ने गवर्नमेंट के किसी भी लेवल पे कॉपरेट करने से मना कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया। लॉयर्स ने कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। लोगों ने अपनी गवर्नमेंट की जॉब्स छोड़ दी। नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस जो ओपन हुए थे वो सब बंद हुए, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उनके टैक्सेस देने बंद किए। लोगों ने अपने टाइटल्स को रिनाउंस किया। कहीं से भी जो गवर्नमेंट की एसोसिएटेड चीजें थी वहां से अपने आप को रिमूव किया। इस मूवमेंट ने इंडियन हिस्ट्री को बहुत हद तक बदल दिया, क्योंकि पेजेंट्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सब ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और किसी ने भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसी, सिख, ये सब यूनाइट हो गए थे इस वक्त। न जाने कितने हजारों लोगों ने वॉलेंटियर किया, कितने सारे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, जहां से भी गवर्नमेंट रिलेशन था उन्होंने अपने आप को रिजाइन किया। हर तबके के लोग, पेजेंट से लेके रिच क्लास, सब गांधी जी की मीटिंग्स को अटेंड करते थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि वुमेन ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। इट वाज ट्रेन फॉर सेल्फ रूल, हम खुद स्वराज, हम खुद पे इंडिपेंडेंस, खुद काम करेंगे, हर चीज मेंटेन करेंगे। इस टाइम पे गांधी जी ने खादी को भी बहुत प्रमोट किया था, चरखा चलाने को उन्होंने कहा था, और हर चीज हम खुद से करें, हमें गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना, इस चीज पे इंफोसिस किया जा रहा था। सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि सॉल्ट लॉ पे मैन्युफैक्चर करने पे स्टेट की जो ब्रिटिश रूल था उसकी मोनोपोली थी। और नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे घर के रिच या लो क्लास कोई भी इंसान है उसके घर में नमक तो यूज किया ही जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर थी, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि डोमेस्टिक यूज में सॉल्ट बिल्कुल भी हम खुद नहीं क्रिएट कर सकते थे, बहुत सारे लॉ थे, सब कुछ मना था। तो गांधी जी ने इस होप में कि सारे लोग मिल के साथ में आएंगे तो उन्होंने डांडी मार्च किया था। उन्होंने डांडी पे, कोस्ट पे जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और ऑब्वियसली उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सॉल्ट मार्च, जब गांधी जी ने वहां पे डांडी में लॉ ब्रेक किया, ठीक उसी वक्त अलग अलग जगहों पे
और सारे लीडर्स और नेशनलिस्ट्स ने अलग अलग कोस्ट के इंडिया के एरियाज में भी इस लॉ को ब्रेक किया। ठीक उसी वक्त पेजेंट्स ने जिसने जिस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस को समझा उन्होंने अपने तरीके से किया। पेजेंट्स ने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया और वो लोग जंगलों में चले गए। जो मिल वर्कर्स और फैक्ट्री में काम करने वाले थे वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट किया। बच्चों ने फिर से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया ऑब्वियसली। गांधी जी ने अपर कास्ट को, जब वो जा रहे थे साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ, तो वो बीच बीच में रुक रुक के लोगों को अपना भाषण दिया करते थे। तो उस भाषण में उन्होंने अपर कास्ट लोगों को बोला था कि उन्हें अनटचेबल्स को सर्व करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम्स पारसी सिख सब यूनाइट हो गए थे। थाउजेंड्स ने वॉलेंटियर किया। फिर से वही ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया। गांधी जी की मीटिंग्स हर सेक्शन ने अटेंड की। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। दांडी मार्च ने गांधी जी को वर्ल्ड अटेंशन, अमेरिकन और यूरोपियन प्रेस ने भी आर्टिकल्स लिखे थे गांधी जी के बारे में, क्योंकि पहले वो बिल्कुल भी इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि दांडी मार्च बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगी, बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई थी। सॉल्ट मार्च ने ब्रिटिश को रियलाइज करा दिया था कि उनकी जो रूल है इंडिया में वो हमेशा नहीं रहेगा, वो एक ना एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। अब ये सेक्शन डी है, इसमें सोर्सेज हैं। तो ये एक सोर्स है, सांची इन 19th century. The most wonderful ancient building in the state of Bhopal are at Sanchi, a small village under the bow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. We inspected the stone sculptures and statues of Buddha and an ancient gateway. The ruins appeared to be the object of great interest to European gentlemen. Major Alexander Cunningham stayed several weeks in this neighborhood and examined these ruins most carefully. He took drawings of the place, deciphered the inscriptions, जो भी inscription लिखे थे वहाँ पे, bored shaft down those domes. The result of this investigation were described by him in an English work. ये जो translated why was Sanchi interesting to Alexander Cunningham, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी स्तूपा की, और वो एक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज था, तो वो एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस कारण से अलेक्जेंडर क्यूमिंगम का इंटरेस्ट हुआ था। हाउ वाज सांची रिलेटेड टू बुद्धिज्म? तो ये एक ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट था जिसमें आपको बुद्धा के रेलिक्स देखने को मिलेंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से स्तूपा रिप्रेजेंटेड बुद्धा सीटेड इन मेडिटेशन। वहां पे जो एक शेप ऑफ स्तूपा इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, और उसका जो पूरा पैटर्न है वो स्तूपा का, जैसे सेमी सर्कल डोम, अंधा और ऊपर एक बालकनी, वो पूरा एक बुद्धिज्म स्तूपा को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। हाउ डिड शाहजहां बेगम कंजर्व सांची स्तूपा? तो जो रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने मनी प्रोवाइड की थी इस जगह की प्रिजर्वेशन के लिए। जॉन मार्शल को उन्होंने अपने वहां पे स्टे दिया था, और उन्होंने जो सारे के सारे वॉल्यूम सांची पे लिखे वो उन्होंने सुल्तान जहां को डेडिकेट किए थे। उन्होंने म्यूजियम को भी फंड किया था, एंड उन्होंने गेस्ट हाउस जहाँ पे वो रह रहे थे जॉन मार्शल, वो भी उनके लिए बिल्ड करवाया था। उन्होंने जो पब्लिकेशन, जो ये जॉन मार्शल ने वॉल्यूम्स लिखे, इसकी पब्लिकेशन में भी पैसे लगते हैं, वो भी सुल्तान जहां बेगम ने फंड किए थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की और इन्हीं के एफर्ट्स थे कि ये कंजर्व हो पाया। अगला सोर्स है लव फॉर द गॉड। दिस इज पार्ट ऑफ अ सॉन्ग एट्रीब्यूटेड टू मीराबाई। I will build a funeral pyre of sandalwood, chandan and aloe, light it by your own hands. When I am burned away to cinders, smear this ash upon your limbs. Let flame be lost in flame. In other words, she sings, what can Mewar rulers do to me? If God is angry, all is lost. But what can Rana do? Rana जो मेवाड़ के किंग थे, जो उनके हस्बैंड थे। तो एग्जामिन द रीजन मीराबाई कॉल्ड एज एन एस्थेटिक फिगर।
क्योंकि मीराबाई की जो लाइफ है वो पूरी ही एस्केटिज्म पे है। उन्होंने जो डिवोशन किया, जो वो पोएट थी, एंड उन्होंने जो कन्वेंशनल रूल्स थे वो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई, और उनका जो लव फॉर कृष्णा था, वुमेन, और वो भी दैट टू फ्रॉम अ रूलिंग क्लास, सब कुछ छोड़ के उन्होंने एक अपने आप को बस कृष्ण जी की भक्ति में अपने आप को डिवोट कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा जो मिथ था, कन्वेंशन था, वो उनको ब्रेक करके निकली थी सोसाइटी से बाहर। तो उस चीज के कारण उनको एक एस्थेटिक फिगर कहना, एस्थेटिक फिगर बिल्कुल सही है। एनालाइज मीराबाईज रिलेशन विद मेवाड़। तो मीराबाई इज मैरिड टू क्राउन प्रिंस मेवाड़, जो मैंने आपको बताया, बट आफ्टर ईयर्स राणा ऑफ मेवाड़ डाइड। हाउ वॉज मीराबाई यूनिक अमंग पोएट सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो मीराबाई इसीलिए यूनिक है भक्ति मूवमेंट में क्योंकि वो जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो उसको भी ब्रेक कर रही हैं, और वो जेंडर वाला जो मिथ है वो उसको भी ब्रेक कर रही हैं। प्रिंसेस की तरह वो बॉर्न हुई, बट उन्होंने सेंट की तरह, संत की तरह रहना चूज किया, और उनका जो डिवोटेड लव था टुवर्ड्स कृष्णा, तो उन्होंने जो वो पोएम्स लिखी है उनके लिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, दैट वाज वेरी यूनिक। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब्स्ट्रैक्ट है, और इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म सॉवरेन। तो सॉवरेन मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट, वो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजन लेते हैं, और कोई एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जैसे ब्रिटिश का लोग कह रहे थे ना कि इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये सोवरेन टर्म दी गई थी। हाउ हैज डेमोक्रेसी रिलेटेड विद सोवरेन इन द पैसेज। ये पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूंगी। इट शोड दैट इंडिया गोइंग टू बी सॉवरेन स्टेट, नॉट अंडर डोमिनेशन ऑफ एनी अदर कंट्री, पहली चीज। दूसरा, कंट्रोल नहीं होगा किसी भी अदर स्टेट का, एक्सटर्नल पावर का, और रिपब्लिक जो इंडिकेट किया गया था पीपल को। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हाईलाइटेड द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। Indian constitutional framers strive to promote welfare of people, social order in which social, economic और political justice हर इंसान को मिले, क्योंकि उसी के लिए उन्होंने लड़ाई करके आज़ादी ली है। They wanted India to be a socialist state. They tried to frame policies through inequalities to be minimized in income और status. ये inequalities का मतलब, और social जो हमारे यहाँ पे evils थे, child marriage और इन सब को बंद किया गया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया गया, बहुत से इकोनॉमिक, वो तो खैर सोशल डेमोक्रेसी थी, बट इकोनॉमिक कि सबकी इनइक्वालिटी खत्म हो, सोशलिस्टिक स्टेटस, और सबको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस मिले, उन सब पे फोकस किया गया। अब अमरावती में जो स्तूपा है वो आंध्र प्रदेश में आप मार्क करोगे, राखी गई में इंडस वैली साइट हरियाणा, आगरा टेरिटरी जो मुगल्स के अंडर आती थी वो उत्तर प्रदेश में। ये आपको क्वेश्चन एक्चुअली कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, ये मैंने आंसर वाला खोल रखा है इसीलिए, ये देखिए, ये आपको ऐसे दिया जाएगा, अमरावती, राखी गई, आगरा टेरिटरी, तो ये आप उत्तर प्रदेश में मार्क करेंगे, या विजयनगर की जो कैपिटल, तो ये आज के प्रेजेंट डे की जो स्टेट्स आपको मार्क करना है। तो अमरावती सूबा आप आंध्र प्रदेश मार्क करोगे, राखी गई जो इंडस वैली साइट में है, तो ये वो आंसर्स दिए हुए हैं कि कर्नाटका हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये उस तरीके से पहले ही दिए हुए हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं जो मेंशन की गई थी, और मैप ये रहा। तो इसमें यहाँ पे अमरावती है, ये कैलकाटा, यहाँ आगरा, ये राखी गई और झांसी, ये मैंने आपको ऊपर लिख के दिखा दिए थे। तो मैप में अमरावती स्तूपा, राखी गई, आगरा और विजयनगर, ये आप मार्क कर सकते हो। झांसी और कैलकाटा भी मैंने मार्क कर रखा है जो इस क्वेश्चन के बेसिस पे है। तो ये वो मैप वर्क है जो आप देख सकते हो। ये पूरी पीडीएफ आंसर्स और क्वेश्चन दोनों की मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे। पहले कोशिश करना क्वेश्चन वाली सिर्फ देखो और खुद सॉल्व करो, डिस्कस मैंने यहाँ पे कर लिया है, फिर आंसर वाली देखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।
एंड ये पूरा का पूरा आपका एक तरीके से रिविजन भी है, तो आप इसको सैम्पल पेपर को खुद लेके भी बैठ सकते हो। 3 घंटे का टाइम एंड 80 मार्क्स का, और उसके बाद फिर जो ये डिस्कशन है ये आप देख लेना। तो ये पूरा सैम्पल पेपर था जो मैंने डिस्कस किया है। पहले एमसीक्यू थे, फिर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स एंड मैप वर्क। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।